और जैसे आप अंग्रेजी दवा खाते हैं तो उन अंग्रेजी दवाओं का कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर पड़ता है और उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। रोग तो ठीक हो जाता है लेकिन कहीं हमारे किडनी को डैमेज करता है, कहीं हमारे हार्ट को डैमेज करता है। तो ये तमाम तरह के रोग हमारे बॉडी के अंदर आता है। एक रोग ठीक होता है, दूसरा रोग हमारे बॉडी के अंदर पैदा हो जाता है। ये वर्मी कंपोस्ट से निकलने वाले जो खाद हैं वो उपयोगी हैं किसानों के लिए, बहुत उपयोगी है। तभी तो मैंने बताया ना कि जब केमिकल फर्टिलाइजर का आप उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारे भूमि की उर्वरकता कम हो रही है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर भूमि को एसिडिक कर दे रहा है, क्षारीय कर दे रहा है, लेकिन आप इसमें आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे, ह्यूमिक जो ह्यूमस कहते हैं वो मिलेगा। स्वागत है आप सभी का। आइए बात करेंगे KVA कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर, कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर DK सिंह से, और इनसे जानेंगे कैसे किसान के आय को दुगुनी करनी है। तो ब्रीफ में बढ़िया से सर बताएंगे। स्वागत है आपका सर। DK सिंह, मैं मिट्टी का विशेषज्ञ हूँ। मैं MSc PhD काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया हूँ और यहाँ पे मैं 2002 से कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर DK सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र मृदा मिलते हैं। तो आप लोग जिस जनपद के आप लोग हैं तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़िए, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस ये है कि 2022 तक किसान की आय को दोगुनी किया जाए, खेती की लागत को कम किया जाए। तो जब तक यदि वैज्ञानिक तरीके से यदि आप खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो आने वाले समय में अपनी खेती की लागत को हम कम नहीं कर सकते हैं। तो खेती की लागत को कम करने का तरीका यह है कि जो आज हम लोग बेतहाशा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे यूरिया के रूप में डाल रहे हैं, चाहे डाई के रूप में डाल रहे हैं। जैसे आप आलू की खेती करते हैं, 20-20 किलो मंडा लोग डाई डालते हैं, 10-10 किलो मंडा लोग यूरिया डालते हैं। और जैसे आप अंग्रेजी दवा खाते हैं तो उन अंग्रेजी दवाओं का कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसका असर पड़ता है और उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। रोग तो ठीक हो जाता है लेकिन कहीं हमारे किडनी को डैमेज करता है, कहीं हमारे हार्ट को डैमेज करता है। तो ये तमाम तरह के रोग हमारे बॉडी के अंदर आता है। एक रोग ठीक होता है, दूसरा रोग हमारे बॉडी के अंदर पैदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर डाला जा रहा है, उत्पादन तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ क्या हुआ कि आज की स्थिति ये हुई कि हमारे मिट्टी के अंदर मतलब कि धीरे धीरे क्या हुआ कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। पहले क्या हुआ कि हमारी मिट्टी के अंदर सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी के लक्षण देखने को मिले, लेकिन आज हमारी मिट्टी के अंदर धीरे धीरे 20 पोषक तत्वों के कमी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि रासायनिक उर्वरकों का हम लोग बेतहाशा प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हर चीज़ का, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना खनिज लवण चाहिए, कितना जल चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, उसी तरीके से जो भी हमारे प्लांट हैं, चाहे वो खरीफ में बोए जाते हों, चाहे रबी में बोए जाते हों, चाहे जायद में बोए जाते हैं, उनका एक बैलेंस अनुपात है कि हमको इस रेशियो में मतलब कि यूरिया देना चाहिए, इस रेशियो में हमको डाई देना चाहिए, इस रेशियो में हमको पोटास देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ किसान क्या करता है कि हमारे यहाँ किसान केवल खेतों में यूरिया डाई, इसके अलावा कुछ नहीं देता है। जैसे खाने में केवल यदि आपको रोटी दिया जाए, खाने में केवल यदि आपको चावल दिया जाए तो क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि खाने में यदि आपको रोटी के साथ चावल भी दिया जाए, दाल भी दिया जाए, सब्जी भी दिया जाए, उसके साथ सलाद भी दिया जाए, चटनी भी दिया जाए, अचार भी दिया जाए, खाने के बाद एक फल भी दिया जाए, तो जो हम लोग बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को हमको मतलब कि 2000 कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो उस कैलोरी एनर्जी में कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कितना उसमें फैट होना चाहिए, कितना उसमें मिनरल होना चाहिए, कितना उसमें विटामिन होना चाहिए, एक व्यक्ति को कितना दिन भर में एक व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए। उसी तरीके से हमारे प्लांट की भी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी यदि हम फसल उगाते हैं, चाहे धान उगाएं, चाहे गेहूँ उगाएं, चाहे ज्वार उगाएं, चाहे बाजरा उगाएं, चाहे मक्का उगाएं, तो हमको एक संतुलित अनुपात में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने की बात करते हैं। लेकिन आज हम लोग उस केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हम लोग संतुलित अनुपात में नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम लोग इम्बैलेंस रूप में कर रहे हैं कि जैसे कि मान रहे हैं कि केवल किसान कोई यूरिया डाल रहा है, कोई उसमें केवल डाई डाल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मतलब कि किसान सबसे पहले क्या करे कि किसी भी सेंटर पे जहां सॉइल टेस्टिंग लैब खुली है वहां पे मिट्टी की जांच कराए, जांच कराने के बाद अपना ये पता लगाए कि हमारी मिट्टी के अंदर किस तत्वों की कमी है। जैसे यदि आपको भूख लगी हो और खाने में यदि आप रोटी मांग रहे हैं, कोई आपको दाल दे रहा है, दाल मांग रहे हैं, आप सब्जी दे रहा है, तो क्या होगा कि आपको एक प्रकार की गुस्सा आएगा। उसी तरीके से क्या है कि जब हमको मिट्टी की जाँच कराएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारी मिट्टी के अंदर किस तत्वों की कमी है। जो हमारे प्लांट के लिए जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, इसके अलावा कैडमियम, सिलिकॉन, सोडियम, ये मिला जुला करके 20 तरह के पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक हैं।
अब तक हम लोग 110 तत्व जान चुके हैं, लेकिन 60 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि पौधों के राख में पाए जाते हैं। यदि किसी भी पौधे को लेकर के यदि लैब में एनालिसिस किया जाए तो उसके अंदर 60 तरह के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से 20 तरह के पोषक तत्व ऐसे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट और दूसरे को बोलते हैं नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एसेंशियल न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है कि यदि उसकी कमी यदि हमारे ज़मीन के अंदर या पौधों के अंदर उसकी कमी हो जाएगी तो उसके कमी के कारण पौधे अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट। और दूसरा जो होता है नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है कि अभी उसके कमी के लक्षण अभी हमारे ज़मीन के अंदर या पौधों के अंदर उसके कमी के लक्षण देखने को नहीं मिले हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल। ये दिक्कत क्यों आई? जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो सबसे पहले हमारी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण देखने को मिले, लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे हमारी मिट्टी के अंदर 20 तरह के पोषक तत्वों के कमी के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि किसानों के द्वारा असंतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, मतलब कि जिस रेशियो में हमको रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए उस रेशियो में हमारे देश के किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अपने खेतों में नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे जातियों का वर्गीकरण हुआ है कि कौन सी सामान्य जाति है, कौन सी ओबीसी जाति है, कौन एससी जाति है, उसी तरीके से हमारे फसलों का भी वर्गीकरण हुआ है कि कौन सी फसल हमारी खाद्यान्न फसल है, कौन सी फसल हमारी दलहन की फसल है, कौन सी हमारी फसल तिलहन की फसल है, कौन सी हमारी फसल चारे की फसल है, कौन सी हमारी फसल रेशे की फसल है, कौन सी हमारी फसल नकदी फसल है। तो जितने भी तरह के हमारे क्रॉप्स हैं उन हर क्रॉप्स के लिए कम्बिनेशन है कि हमको इस रेशियो में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारी खाद्यान्न फसल है, धान है, गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब क्या है? हमारी खाद्यान्न फसल है। इसके अंदर जो रासायनिक उर्वरक का कम्बिनेशन है कि हमको 4 के अनुपात में नाइट्रोजन, 2 के अनुपात में फास्फोरस और 1 के अनुपात में पोटास तत्व देना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग हम उस रेशियो में नहीं कर रहे हैं। उसका प्रयोग हम लोग 13-9-0 के रूप में कर रहे हैं। और जब 13-9-0 के रूप में किए तो स्थिति ये हुई कि धीरे धीरे हमारे मिट्टी के अंदर जहाँ 1950 में एक तत्व की कमी थी और सबसे पहले किसानों को जागरूक किया गया आप यूरिया डालो, लेकिन उस समय कोई भी किसान अपने खेत में यूरिया डालने को तैयार नहीं होता था, कहता था कि विदेशी खाद इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारे देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और जब 1951-52 में जब पहली जनगणना की गई तो उस समय अपने देश के लोगों को हम लोग भोजन नहीं दे पाते थे, क्योंकि 51 के दशक में हमारे देश की आबादी 36 करोड़ थी, लेकिन आज अपने देश की आबादी 1 करोड़ 38 करोड़ हो गई है। तो यह आज़ादी के पहले मतलब देखा जाता था कि जो हमारी पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन को हम लोग भोजन देने में सक्षम नहीं थे। ये जो कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं ये सारा परिवर्तन 1966 के बाद का परिवर्तन है। 1966 में हमारे देश में जब हरित क्रांति आई है तो हरित क्रांति के बाद हमारे देश में हाइब्रिड वैरायटी आई है, अच्छे तरह के नस्लें आई हैं, सिंचाई की व्यवस्था हुई है, इसके बाद मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर का आविष्कार हुआ है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा उत्पादन बढ़ा और आज की डेट में है कि हम लोग रासायनिक उर्वरकों का जो बेतहाशा प्रयोग कर रहे हैं इससे हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति मतलब कि डिस्टर्ब हो रही है। तो उसके लिए है कि यदि आपको कोई भी यदि खेती करना हो तो आप लोग कृषि विज्ञान केंद्र में जितने भी तरह के स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप लोग मिलें। जैसे मैं मिट्टी का आदमी हूँ, कोई रोग का आदमी है, कोई कीड़ा का आदमी है, कोई पशु डॉक्टर है, कोई आपका मतलब होम साइंस का है। यदि हमारी माँ बहनें हैं यदि अचार बनाना चाहती हैं, जैम बनाना चाहती हैं, सॉस बनाना चाहती हैं, केचप बनाना चाहती हैं, इसकी भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्रों पर दी जाती है। यदि पशु चिकित्सा यदि आप गौ पालन करना चाहते हैं, सुकर पालन करना चाहते हैं, मत्स्य पालन करना चाहते हैं, भेड़ पालन करना चाहते हैं, मशरूम पालन करना चाहते हैं, मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र से जितने भी लोग हैं, जिस जिले से आप लोग आए हुए हैं, वो हर जिले में अब एक एक कृषि विज्ञान केंद्र हो गया है। तो अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से जुड़िए और वहाँ पे जो भी यदि समस्या आती है तो वहाँ के वैज्ञानिक से मिलिए। वहाँ पे मिट्टी का भी वैज्ञानिक है, वहाँ रोग का भी वैज्ञानिक है, वहाँ कीड़े का भी वैज्ञानिक है, वहाँ पशु का भी वैज्ञानिक है, वहाँ पे सस्य विज्ञान मतलब फसल का भी वैज्ञानिक है, वहाँ पर हार्टिकल्चर का मतलब फल फूल सब्जी का भी वैज्ञानिक है। तो जितने भी तरह के, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तरह तरह के डॉक्टर होता है, कोई आँख का डॉक्टर होता है, कोई नाक का डॉक्टर होता है, कोई गला का डॉक्टर होता है, कोई हार्ट का डॉक्टर होता है, कोई किडनी का डॉक्टर होता है। तो उसी तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र में हर तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं और हर तरह के स्पेशलिस्टों से मिल करके आप जानकारी लें और अपनी खेती की लागत को कम करें। और जितनी ही खेती की लागत कम होगी और हमारी आमदनी ज़्यादा होगी तो हमारे जीवन का स्तर मतलब कि बढ़ेगा, और जीवन का स्तर बढ़ेगा तो हम अपने बच्चे को मतलब कि अच्छी शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे, और जो हमारी मिट्टी की सेहत दिन पर दिन खराब हो रही है उस सेहत को भी मेंटेन किया जा सकता है। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि 2022 तक किसान की आय को दोगुनी किया जाए, खेती की लागत को कम किया जाए। तो जब तक यदि आने वाले समय में हम खेती की लागत को कम नहीं करेंगे तो ये कोई मतलब नहीं है कि जो हमारी प्रजातियाँ 20 कुंटल दे रही हैं वो 100 कुंटल उत्पादन देंगी।
टारगेट का मतलब ये है कि मतलब कि उसके साथ साथ मतलब कि अपनी खेती की लागत को जब तक यदि कम नहीं करेंगे तो ये प्रजातियां जो 60 कुंटल है ये बहुत हो सकता है तो 70 कुंटल दे सकती हैं, 80 कुंटल दे सकती हैं। लेकिन जब तक यदि आप खेती की लागत को कम नहीं करेंगे, जैसे अभी आप आलू बोएंगे, एक एक किसान 2-2 बोरी, 3-3 बोरी, कोई 4 बोरी, कोई 6 बोरी डाई डालता है, तो उसको बैलेंस करने की बात हो रही है। जैसे आपके खेत में एक कीड़ा दिखाई दिया, तुरंत आप गए दुकानदार से दवा खरीदे, डाल दिए, लेकिन कभी यह जानने का प्रयास नहीं किए कि जिस खेत के अंदर हम दवा डालने जा रहे हैं, जितने का दवा मैंने डाला कहीं उससे ज़्यादा का नुकसान हमारे फसल को हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कि जितना का हमने दवा डाला और उस कीड़े के द्वारा पता चला कि बहुत 10% नुकसान होना, अब पता चला कि हमने 10,000 की दवा डाल दिया। तो एक ETL लेवल होता है, इकोनॉमिक थ्रेस्ट लेवल कहा जाता है। इकोनॉमिक थ्रेस्ट लेवल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी खेत के अंदर जाएं तो हम देखें कि उसकी प्लांट पॉपुलेशन को काउंट करें, प्लांट पॉपुलेशन को काउंट करें कि ये जो इंसेक्ट लगा है या रोग लगा है, इस इंसेक्ट के या इस रोग से हमारी फसल कितने % डैमेज हो सकती है। पता चला कि जैसे ही कीड़ा दिखाई दिया, तुरंत किसान क्या करता है कि दुकानदार के पास जाता है, दवा का छिड़काव कर देता है। तो इससे क्या होता है, खेती की लागत बढ़ती है। खेती की लागत बढ़ती है, जितने भी हमारी मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो जो लाभदायक जीवाणु हैं, जैसे आज की डेट में हमारी ज़मीन से केचुआ खत्म हो गए, गौरैया खत्म हो गए, चिल खत्म हो गए। तो इस तरीके से जो हम अंधाधुंध मतलब कि किसी भी चीज़ का प्रयोग मतलब बिना जाने बुझे कर रहे हैं, बिना समझे कर रहे हैं, इसके वजह से हमारे सेहत के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। तो आज की डेट में गवर्नमेंट कह रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा को कम किया जाए। आने वाले समय में यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा को कम नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप यूरिया, डाई, पोटाश डालेंगे भी, लेकिन उसका असर हमारे पौधों के ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग जिस जनपद से आप लाग आए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़िए, वहाँ के वैज्ञानिकों से मिलिए और वैज्ञानिकों से मिलकर के जो भी उनको आपको सलाह दिया जाता है उसके हिसाब से आप काम करिए। किसानों के बीच में ले जाने का काम करता है। जैसा कि इसीलिए मैंने पूछा कि आप लोग इसके पहले भी किसी केवीके को विजिट किए हैं कि नहीं, तो मैंने कहा कि केवीके का विजिट किए हैं। तो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र में हर तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर ओमकार सिंह ये हैं, कहाँ गए, ये डॉक्टर ओमकार सिंह हैं, तो ये प्लांट पैथोलॉजी के हैं। पैथोलॉजी का मतलब होता है, प्लांट मीन होता है पौधा, और पैथोलॉजी का मतलब होता है कि जिसके अंदर रोगों का अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी तरह के फसल आप लगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ 3 सीजन होता है, एक खरीफ का सीजन होता है, एक रबी का सीजन होता है, एक जायद का सीजन होता है। और खरीफ, रबी, जायद में जो भी फसलें बोई जाती हैं, चाहे खाद्यान्न की फसल हो, चाहे दलहन की फसल हो, चाहे तिलहन की फसल हो, चाहे जितने भी तरह के फसल आप लगाते हैं, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, मसूर, उर्द, मूंग, उसमें जितने भी तरह के रोग लगते हैं, कुछ रोग फंगस से लगता है, कुछ रोग बैक्टीरिया से लगता है, कुछ रोग वायरस से लगता है, कुछ रोग नेमेटोड से लगता है, कुछ रोग माइकोप्लाज्मा से लगता है। तो उन रोगों के बारे में जैसे आप जाते हैं दुकानदार के पास, दुकानदार समझ नहीं पाता है, आपको तमाम तरह की दवा देता है। लेकिन यदि आप कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े होंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं, तो वहाँ पे अपने प्लांट सैंपल को लेकर के जाएंगे, तो तुरंत मतलब कि वहाँ पे टेस्ट करके आदमी बता देगा कि नहीं, आपके पौधे के अंदर फंगल डिजीज लगा हुआ है, मतलब कि फंगस लगा हुआ है। फिर बता देगा कि आपके अंदर जीवाणु से लगा हुआ है, वायरस से लगा हुआ है, या किसी न्यूट्रिएंट के कमी के कारण लगने वाला रोग है। लेकिन दुकानदार के पास जाते हैं, वो 4-5 तरह की दवा दे देता है। तो एक तो मेन काम होता है प्लांट पैथोलॉजी का, कि मतलब कि जितने भी तरह के हमारे रोग लगते हैं, उन रोगों का निदान मतलब कि प्लांट पैथोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं वो करते हैं। दूसरा होता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे जो हमारे इंसेक्ट हैं, जो हमारे कीड़े हैं, वो कीड़े भी कई तरीके के होते हैं। मैडम आइए 2 मिनट आप भी बोल दीजिए। मैडम हम तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी आप लोग को कि जो केवीके आप ये भारत सरकार के द्वारा जो ये आत्मा चलाई जा रही है, तो ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का आप लोग के लिए। और आप केवीके घूमने आए हैं, आप विजिट करने आए हैं, तो आप यहाँ वर्मी कंपोस्टिंग का इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि किस तरह से ये केंचुओं के द्वारा खाद का उत्पादन हो रहा है। तो हम एक केमिकल फर्टिलाइज़र से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तरफ, जैविक खेती की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और इस जैविक खाद का उपयोग हम अपने जो भी स्टेपल फूड हैं, जो भी स्टेपल फूड इन द सेंस कि आप गेहूँ, चावल, सब्जियां उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू कम लागत में आप अच्छी खाद का निर्माण करके आप उसका उपयोग अपने इन जीविकापार्जन करने के लिए स्टेपल फूड में यूज़ करके और उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी कृषि को दोगुना कर सकते हैं। और केमिकल फर्टिलाइज़र का जो मतलब अनावश्यक हमारे ऊपर भूमि की उर्वरकता को जो कम किया जा रहा है, उसको आप इन जैविक खाद के थ्रू कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। माय नेम डॉक्टर के सुनीता। तो मैम ये वर्मी कंपोस्ट से निकलने वाले जो खाद हैं,
वो उपयोगी हैं किसानों के लिए? बहुत उपयोगी है। तभी तो मैंने बताया ना कि जब केमिकल फर्टिलाइज़र का आप उपयोग कर रहे हैं तो उससे हमारे भूमि की उर्वरकता कम हो रही है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र भूमि को एसिडिक कर दे रहा है, क्षारीय कर दे रहा है, लेकिन आप इसमें आपको सारे पोषक तत्व मिलेंगे, जो ह्यूमस कहते हैं वो मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें गोबर के साथ साथ कई सारे जो हमारे किचन से वेस्ट निकलते हैं, उसके अलावा ये पेड़ पौधे से जो लिटर निकलते हैं, वो लिटर का आप साइंटिफिक नॉलेज होता है कि जब लिटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करता है तो डफ में क्रिएट होता है, फिर डफ लास्ट में उसमें ह्यूमस में क्रिएट हो जाता है। तो ह्यूमस हमारे लिए बहुत उपयोगी है, प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी है, इनडायरेक्टली भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। थैंक यू सो मच।